हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती है और उसके संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश में शासन करते हैं और उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य थे वो किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं उसी का उत्तराधिकारी जो इस वंश का गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है इल्तुतमिश, उसके बारे में बताऊंगा और ये बिल्कुल सटीक जानकारी रहेगी, आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक रहेगी। यहाँ से बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको आप बिल्कुल बारीकी से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इल्तुतमिश के बारे में। पहले जानिए कि इल्तुतमिश था कौन। तो इल्तुतमिश जो था वो भारत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। जैसे मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद के लाता है, गुलाम बनाता है, फिर वो दामाद बन जाता है, उसी तरह से इल्तुतमिश भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है और बाद में वो भी उसकी बेटी से शादी कर लेता है तो दामाद बन जाता है। ये सब बात है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा था आपको कि ऐबक ने इल्तुतमिश को अनहिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था, इसलिए ऐबक का गुलाम था और जब इसकी बेटी से शादी कर लेता है तो दामाद बन जाता है। यही इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करता है गुलाम वंश में। देखिए एक लंबा पीरियड है, 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी, एक लंबा पीरियड है। तो सोचिए कि इस वंश के कितना शक्तिशाली शासक होगा। और इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि इसने दल चालीसा बनाया, 40 गो का सेना बनाया, 40 लोग उसमें था जो बहुत विश्वासी था, यानी कि ऐसा विश्वासी था कि आप जिस समय जो कहिए वो करने के लिए तैयार है, आंख मूंद कर। और इसी की बेटी फिर होती है रजिया सुल्तान। और ये जो इल्तुतमिश जो आया था वो बहराम शाह को हरा के आया था। किसको हरा के आया था? बहराम शाह को। बहराम शाह कौन था? तो बहराम शाह था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा ही था। वो बस एक साल से भी कम में वो क्या किया कि शासन किया और उसके बाद युद्ध हो जाता है इल्तुतमिश और बहराम शाह के बीच, जिसमें बहराम शाह मारा जाता है, इल्तुतमिश फिर गुलाम वंश में शासक बनता है। तो देखिए यह एक इलवाड़ी तुर्की था। क्या था? ये एक इलवाड़ी तुर्की था, इसलिए इसे इलवाड़ी वंश भी कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि इसी गुलाम वंश में 3 वंश हुआ था। कितना? 3 वंश हुआ था। तो उसमें एक इलवाड़ी वंश भी था और इलवाड़ी वंश का कौन था? इल्तुतमिश था। ऐसे याद रखिएगा इसको। ऐबक ने इल्तुतमिश को तो बता ही दिए कि अनहिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था, इसलिए इसे ऐबक का गुलाम कहते हैं। और जब शादी कर ली इसकी बेटी से, तो दामाद हो गया। उसके बाद एक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। अब यहाँ बात यह आया है कि इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। देखिए क्योंकि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो सुल्तान की कभी उपाधि लिया ही नहीं। वो बोला भाई हम ऐसा ही करेंगे, हम गुलामी में रहेंगे, गुलामी में बस हम चल जाएंगे। लेकिन इल्तुतमिश क्या किया कि सुल्तान की उपाधि लिया, और वो अपने आप से नहीं लिया, उसको दिया गया उपाधि। वो उपाधि देने वाला कौन था? तो उपाधि देने वाला था बगदाद के अब्बासी खलीफा। बगदाद के ही एक खलीफा थे अब्बासी, जो सुल्तान को उपाधि दिए। और हमने आपको बताया था कि खलीफा कौन होता है? खलीफा पहले इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है। वो जो कहेंगे वही बात चलेगा। अगर आपको कोई पद ग्रहण करना है, आपको अगर कहीं भी कुछ भी स्थापना करना है, तो आप खलीफा से परमिशन लेके कीजिएगा। तो इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। क्यों? तो इसलिए कि इसको बगदाद के खलीफा, क्या नाम था? अब्बासी खलीफा, और इसे सुल्तान की उपाधि दिया था, इसीलिए। अब आगे देखिए पॉइंट। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली प्रथा चलाई। इसने क्या चलाई? एकता प्रणाली प्रथा।
अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इक्ता प्रणाली प्रथा क्या है, तो चलिए हम इक्ता प्रणाली प्रथा के बारे में पूरा आपको बता देते हैं। इक्ता प्रणाली प्रथा जो है वो प्रांत को कहा जाता है। इक्ता प्रणाली, इक्ता किसको कहते हैं? प्रांत को। यानी कि अभी कैसे भी बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, अलग अलग जगह है, तो उसी जगह को, प्रांत को इक्ता कहा जाता था। और इक्ता में देखिए इक्तेदार होता था, उसी में इक्तेदार भी होता था। तो इक्तेदार क्या होता था? प्रांत के अधिकारी को कहा जाता था। जो प्रांत में जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था इक्तेदार कहा जाता था। इक्ता प्रांत को, और इक्तेदारी किसको कहते थे? जो उस प्रांत के अधिकारी होते थे उसको इक्तेदार कहते थे। अब एक और है इक्तेदारी, वो इक्तेदार था। इक्तेदारी प्रांत से टैक्स लेना इक्तेदारी कहलाता है। यानी कि देखिए, अब कोई भी प्रांत है तो प्रांत में अधिकारी होगा ना, जैसे अभी यहाँ बिहार है तो उनके मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है, तो उसी तरह से पहले इक्ता प्रांत को कहते थे और इक्तेदार वहाँ के जो अधिकारी होते थे उनको कहते थे। और इक्तेदारी जो कहते थे, वहाँ जो टैक्स रेवेन्यू जो लिया जाता था उसको कहते थे इक्तेदारी कहते थे। तो देखिए ये तो पॉइंट हो गया कि इल्तुतमिश से कि ये इसने स्टार्ट किया था। अब इसके द्वारा जो प्रमुख जो कार्य किए गए थे उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन से कहीं आने वाला नहीं, अब कहीं पढ़ लीजिए, इससे कम ही आपको पढ़ने के मिलेगा। और हम जो बता रहे हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है ये नहीं ज़्यादा है। 1229 ईस्वी में पहला जो इसका कार्य हुआ 1229 ईस्वी में हुआ। और 1229 ईस्वी में क्या किया बड़ा काम? तो इसने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया। लाहौर से दिल्ली को राजधानी इसने बनाया। 1229 ईस्वी में भी एक और काम हुआ, इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया था 1229 में। कौन? इल्तुतमिश। और जानते हैं इसको स्टार्ट कौन करवाया था? पिछले ही वीडियो में बताए थे। इसको स्टार्ट करवाया था, शुरू कौन करवाया था? कुतुब ऐबक करवाया था। तो इस तरह से इसने काम किया। तो दो चीज़ याद रखिएगा। देखिए, जब कुतुब ऐबक जो था तो उसने क्या किया कि लाहौर को ही राजधानी बनाया और लाहौर में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया कि 1229 में लाहौर से दिल्ली को राजधानी बना दिया। अब देखिए, ये दो काम इसने करवाया। 1229 में दो कार्य हुआ इल्तुतमिश के द्वारा। पहला कार्य लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया राजधानी के रूप में, और दूसरा कार्य जो किया ये कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। दो कार्य जिसने किया। उसके बाद देखिए तीसरा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। अभी हमने बताया था ना, इसने 40 गुलामों का सरदार बनाया। सरदार तो था, पता है कि गुलाम पहले मतलब ऐसा ही किसी को उठा करके ला करके पहले गुलाम नहीं बनाया जाता था। गुलाम बनाया जो एकदम बिल्कुल निपुण हो, सब कुछ सर्वगुण उसमें हो, सब गुण उसमें हो, उसको गुलाम के रूप में खरीदा जाता था। और पहले लोग जैसे अभी कैसे देखते हैं डॉगी को लोग पालता है बढ़िया से, उसको ठीक रखता है कि लोग आएगा बड़ा आदमी है उसको लेगा, तो पहले वो सही तक गुलाम था। उसको बढ़िया से पाला जाता था, पोसा जाता था, उसको एकदम निपुण किया जाता था, हर चीज़ से दक्ष कर दिया जाता था, ताकि जो राजा लोग आवे तो उसको बढ़िया कीमत उसको लगाए। तो उसी तरह से पहले गुलाम होता था। तो इसने क्या किया कि उस तरह से 40 गुलाम को खरीदा, जो विश्वासी इसको बनाया। और ये 40 जो गुलाम था सरदार संगठन, जो तुर्कान ये चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। ये क्या जाना जाता है? तो तुर्कान ये चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखिएगा इसमें। उसके बाद देखिए, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था इसने। सबसे पहले शुद्ध अरबी जारी करने वाला सिक्का इल्तुतमिश था। अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का पहला बार जारी करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश ने कौन कौन सा सिक्का जारी किया? दो तरह के सिक्का, एक चांदी का है और एक तांबा का। चांदी तांबा का। चांदी के जो सिक्का चलाया था उसको कहा जाता था टका। चांदी के जो सिक्का चलाया उसको टका कहा जाता था, और तांबा के सिक्का को क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अब आगे देखिए, मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश का क्या था? दरबारी लेखक था। ये क्वेश्चन में आता है बार बार, नहीं तो आपको क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मिनहाज उस सिराज किसके दरबार में लेखक था? तो इल्तुतमिश के। एकदम याद रखिएगा ये पक्का। आगे देखिए, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसने बहुत मकबरा बनवाया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद देखिए, इसने बदायूं जो उत्तर प्रदेश में है, बदायूं की घटना बहुत बार आपको मिला होगा सुनने के लिए, थोड़ा सा याद रखिएगा।
तो इसने बदायूं उत्तर प्रदेश हौज ये खास शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था। हौज ये खास जो बदायूं में है उसका निर्माण इसने करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद देखिए 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है कि पहला शासक था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो अपने ही द्वारा बनाया गया मकबरा में उसे दफनाया जाता है। अपने ही द्वारा बनाया गया मकबरा में उसे दफनाया जाता है। किसको? इल्तुतमिश को, जिसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। तो ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, आप तो तराइन के युद्ध जानते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, सारा वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह हार जाता है। लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह हार जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन एग्जाम में ये दोनों से आएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा, फटाफट बनाइएगा, हर जगह पढ़े हुए। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो शायद आप नहीं जानते होंगे। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरा युद्ध हुआ था। कब? 1215 में, याद रखिएगा। ये दो के बीच हुआ था, वो इल्तुतमिश एलदौज, वो पृथ्वीराज चौहान गोरी भूल जाइए। तराइन में ही तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में, दो के बीच हुआ था। एक था इल्तुतमिश और दूसरा था एलदौज, जिसमें तो पता है कि इल्तुतमिश जीत जाएगा, एलदौज हार जाएगा। तब ने इसका फिर सत्ता स्थापित हुआ और आगे इसके चलते रहा। तो इल्तुतमिश जीत जाता है तराइन के तीसरा युद्ध में और एलदौज हार जाता है। कब? 1215 में। आगे देखिए 1200, अच्छा इसी में एक और घटना हुआ है। इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था तो एक सबसे बड़ा जो भारत में घटना हुआ वो मंगोल का आक्रमण था। मंगोल का आक्रमण कभी इसके पहले नहीं हुआ था। अभी आप पढ़ रहे थे कि अरबों का आक्रमण हुआ था और तुर्कों का आक्रमण हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? मंगोलों का भी आक्रमण हुआ इल्तुतमिश में। और मंगोलों का आक्रमण कैसे हुआ? तो चंगेज खां के बारे में आपको हम अगर बताएंगे तो आप एकदम चौंक जाइएगा। चंगेज खां पूरा एशिया का सबसे क्रूर शासक था, सबसे क्रूर शासक। आप इसी बात